नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 65 वर्षीय वृद्ध विधवा माँ से बेटा बहू वृद्धाश्रम से मिलने और धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने पहुँचे तो वहाँ पर वृद्धाश्रम के मैनेजर ने उनको दिया एक ऐसा तोहफा कि उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सुखद वृद्धाश्रम का लोहे का गेट खुला और एक चमचमाती हुई लाल रंग की एसयूवी अंदर दाखिल हुई। धूल का एक गुब्बार उड़ा और गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी। गाड़ी से उतरे 35 वर्षीय आर्यन और उसकी पत्नी प्रिया। आर्यन ने अपना महंगा चश्मा उतारा और अपने कुर्ते की सिलवटें ठीक की। प्रिया ने अपनी शिफॉन की साड़ी का पल्लू संभाला और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान ओढ़ ली जो किसी मंझे हुए अभिनेता को भी मात दे दे। वे दोनों यहाँ अपनी 65 वर्षीय माता गीता देवी से मिलने आए थे। गीता देवी पिछले 6 महीनों से इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। आर्यन और प्रिया ने उन्हें यह कहकर यहाँ छोड़ा था कि माँ, हम दोनों को जॉब के सिलसिले में लंदन शिफ्ट होना पड़ रहा है। वहाँ का मौसम आपको रास नहीं आएगा। यहाँ आप अपनी हम उम्र महिलाओं के साथ खुश रहेंगी। हम आते जाते रहेंगे। लेकिन हकीकत यह थी कि आर्यन और प्रिया कहीं लंदन नहीं गए थे। वे शहर के ही दूसरे कोने में एक पोश अपार्टमेंट में रह रहे थे और गीता देवी के पुराने पुश्तैनी मकान को बेचने की फिराक में थे। समस्या यह थी कि मकान गीता देवी के नाम पर था और उस जमीन की कीमत अब करोड़ों में थी। बिल्डर ने साफ कह दिया था कि जब तक गीता देवी के दस्तखत पावर ऑफ अटॉर्नी या गिफ्ट डीड पर नहीं होंगे तब तक सौदा नहीं हो सकता। इसलिए आज यह अचानक प्यार उमड़ आया था। आर्यन ने हाथ में फलों की टोकरी ले रखी थी और प्रिया के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वे रिसेप्शन पर पहुंचे। हमें अपनी माँ गीता देवी से मिलना है, आर्यन ने रोबदार आवाज़ में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर चेक किया और मैनेजर के केबिन की तरफ इशारा किया। आप लोग विजिटर रूम में बैठिए, मैं मिस्टर शर्मा को इन्फॉर्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद एक शांत और सौम्य व्यक्तित्व वाले मिस्टर शर्मा विजिटर रूम में आए। उनके साथ गीता देवी भी थी। गीता देवी ने सादी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। बेटे और बहू को देखकर उनकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन यह चमक वैसी नहीं थी जैसी अक्सर माँओं की आंखों में होती है। इस चमक में एक ठहराव था, एक अजीब सी समझदारी थी। माँ, आर्यन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। कैसी हैं आप? हमें माफ़ कर दीजिए, वीज़ा के चक्कर में इतना उलझ गए कि मिलने ही नहीं आ पाए। प्रिया ने भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए गीता देवी को गले लगा लिया। माँ जी, घर आपके बिना कितना सूना लगता है। लंदन में तो मन ही नहीं लगता हमारा। गीता देवी ने दोनों को देखा। उन्होंने न तो उन्हें उठाया न ही गले लगाया, बस शांत स्वर में बोली, बैठो। आर्यन और प्रिया सोफे पर बैठ गए। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद आर्यन ने असली मुद्दा छेड़ा। माँ, दरअसल एक छोटी सी परेशानी हो गई है। आर्यन ने झिझकते हुए कहा। वो पुराना वाला घर है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। नगर निगम का नोटिस आया है कि उसे रिपेयर करवाओ, वरना उसे गिरा देंगे। अब मैं तो लंदन में हूँ, बार बार आ नहीं सकता। प्रिया ने अपने पर्स से एक फ़ाइल निकाली तो हमने सोचा कि अगर आप इसे देख रेख वाले पेपर पर साइन कर दे तो हम वहाँ किसी केयर टेकर को बिठाकर रिपेयरिंग करवा देंगे। बस एक छोटी सी औपचारिकता है। कागज देख रेख के नहीं बल्कि संपत्ति को आर्यन के नाम दान करने के थे। गीता देवी ने वो फाइल हाथ में ली। उन्होंने चश्मा लगाया और पन्नों को पलटा। आर्यन और प्रिया की सांसें अटकी हुई थी। वे एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों ही आंखों में जीत का जश्न मना रहे थे। पेन है? गीता देवी ने पूछा। आर्यन ने झट से अपनी जेब से एक महंगा पेन निकाल कर दिया। ये लीजिए माँ। गीता देवी ने पेन कागज पर रखा ही था कि मिस्टर शर्मा, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़े थे, आगे आए। गीता जी, एक मिनट, इधर शर्मा ने शालीनता से रोका। साइन करने से पहले मुझे इन बच्चों को तो वो रिटर्न गिफ्ट देना है जो आपने इनके लिए तैयार करवाया था। आर्यन और प्रिया चौंक गए। गिफ्ट? हाँ। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी मेज की दराज से एक मोटा सा खाकी लिफाफा निकाला। आप लोग अपनी माँ से मिलने इतनी दूर आए, उनके लिए फल लाए, मिठाई लाए, तो माँ का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को खाली हाथ न जाने दे। आर्यन के चेहरे पर लालच की लकीरें उभर आई। उसे लगा शायद माँ ने अपनी छिपी हुई ज्वेलरी या फिक्स डिपॉजिट के कागज़ दिए होंगे। उसने जल्दी से वह लिफाफा मिस्टर शर्मा के हाथ से ले लिया। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी माँ? प्रिया ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। आर्यन ने लिफाफा खोला
अंदर से कुछ कानूनी दस्तावेज और तस्वीरें निकली। जैसे जैसे आर्यन उन कागज़ों को पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना आ गया। प्रिया ने झुक कर देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। वह कोई वसीयत या ज्वेलरी के पेपर्स नहीं थे, वह एक जांच रिपोर्ट और एक ट्रस्ट डीड की कॉपी थी। उसमें सबसे ऊपर आर्यन और प्रिया की तस्वीरें थी, लेकिन लंदन की नहीं, बल्कि इसी शहर के उस क्लब की जहां वे पिछले हफ्ते पार्टी कर रहे थे। साथ ही उनके मौजूदा अपार्टमेंट के रेंट एग्रीमेंट की कॉपी थी, जिससे साबित होता था कि वे कभी विदेश गए ही नहीं थे। ये क्या है? आर्यन हकलाने लगा। गीता देवी ने अब अपना मौन तोड़ा। उनकी आवाज़ में अब बुढ़ापे की कंपन नहीं, बल्कि एक जज जैसी कड़क थी। ये तुम्हारा झूठ है आर्यन, गीता देवी ने कहा। तुम्हें लगा तुम्हारी माँ बूढ़ी है तो बेवकूफ़ भी है। जिस दिन तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए थे और कहा था कि लंदन जा रहे हो, उसी दिन मुझे शक हो गया था, क्योंकि बेटा मेरा पासपोर्ट और वीज़ा के कागजात तो अलमारी में ही रखे थे। तुमने तो सिर्फ अपना पासपोर्ट बनवाया था। अगर तुम मुझे साथ ले जाने वाले होते तो मेरी भी तैयारी करवाते। आर्यन की बोलती बंद हो गई। मिस्टर शर्मा ने आगे समझाया। मिस्टर आर्यन, शायद आप भूल गए हैं कि आपकी माँ सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी, वो अपने ज़माने में गणित की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मेरे बेटे पर नज़र रखो। हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव ने पिछले 6 महीने से तुम्हारी हर हरकत का रिकॉर्ड रखा है। और दूसरा कागज़ पढ़ो, गीता देवी ने ठंडे स्वर में कहा। आर्यन ने कांपते हाथों से दूसरा दस्तावेज देखा। वह एक पुश्तैनी मकान के बिकने के कागजात थे। क्या आपने बेच दिया घर? प्रिया चिल्लाई। लेकिन वो तो करोड़ों का था, बिना हमसे पूछे। घर मेरा था प्रिया, पूछने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, गीता देवी ने कहा। हाँ, मैंने वो घर बेच दिया पिछले महीने ही, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि उससे मिले 12 करोड़ रुपए मैंने इस वृद्धाश्रम के नाम कर दिए। क्या? आर्यन और प्रिया के पैरों तले से जमीन खसक गई। 12 करोड़ रुपए हाथ से निकल गए। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, गीता जी ने सुखद ट्रस्ट को वह राशि दान कर दी है। अब हम यहाँ एक नया विंग बना रहे हैं, जहाँ बेसहारा बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा, और उस नए विंग का नाम होगा स्वर्गीय रामकिशन विला, गीता जी के पति के नाम। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? आर्यन गुस्सा और रुलाई के मिले जुले भाव से चिल्लाया। मैं आपका बेटा हूँ, मेरा हक था उस पर। हक? गीता देवी ने कड़वाहट से कहा। साफ हक तो बेटा प्यार और सेवा से मिलता है, धोखे से नहीं। तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा था? ताकि मैं घुट घुट के मर जाऊँ और तुम प्रॉपर्टी हथिया लो? तुमने मुझे जिंदा ही मार दिया था आर्यन। ये तो भला हो मिस्टर शर्मा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अब भी जी सकती हूँ। गीता देवी उठी। उन्होंने आर्यन के हाथ से वो देख रेख वाली फाइल छीनी और उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है आर्यन। जो था वो मैंने अपने असली परिवार यानी इस आश्रम को दे दिया। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, लंदन जाने का नाटक अब बंद कर देना, क्योंकि पूरा शहर जान चुका है कि तुम यहीं हो। प्रिया रोने लगी। माँ जी, हमसे गलती हो गई, हम लालच में आ गए थे। प्लीज़ वो डोनेशन कैंसिल कर दीजिए। हम आपको घर ले जाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है प्रिया, गीता देवी ने कहा। मैंने एक और दस्तावेज उस लिफाफे में रखा है, ज़रा उसे भी देख लो। आर्यन ने आखिरी पन्ना पलटा। वह एक कानूनी नोटिस था। मिस्टर शर्मा ने कहा, यह नोटिस है कि अब आप दोनों गीता देवी से उनकी मर्जी के बिना नहीं मिल सकते। अगर आपने उन्हें तंग करने की कोशिश की या भावनात्मक दबाव डाला तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आपके सारे कारनामे झूठ और मानसिक प्रताड़ना के सबूत हमारे पास है। आर्यन सोफे पर दम से गिर पड़ा। वह जिस प्रॉपर्टी के कागज़ लेने आया था, उसके बदले में उसे अपनी कंगाली का परवाना मिल गया था। वह जिस माँ को बेचारी समझकर ठगने आया था, उस माँ से उसने बुद्धिमानी से ऐसा तमाचा मारा था जिसकी गूंज उसे ताउम्र सुनाई देती रहेगी। जाओ अब, गीता देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। यहाँ दोपहर के खाने का समय हो गया है और मुझे अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलना है। मेरे पास तुम जैसे धोखेबाजों के लिए वक्त नहीं। आर्यन और प्रिया के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वे जिस ऐंठन और रुतबे के साथ आए थे, वह सब धूल में मिल चुका था। वे भारी कदमों से सिर झुकाए बाहर निकले। उनकी एसयूवी अब भी चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर बैठे लोग अब खाक हो चुके थे। जैसे ही वो गए, गीता देवी की आंखों में हल्का सा पानी आया। मिस्टर शर्मा ने पानी का गिलास बढ़ाया। अब ठीक है गीता जी? गीता देवी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई।
हाँ मिस्टर शर्मा, मैं ठीक हूँ। थोड़ा दर्द तो होता है, आखिर अपनी कोख से जन्मा था, लेकिन आज मैंने उस नासूर को काट दिया जो मेरी बची हुई जिंदगी को जहर बना रहा था। आज मैं सच में आज़ाद हो गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ कुछ बुजुर्ग बाग में हंस रहे थे। गीता देवी ने एक गहरी सांस ली और अपने नए परिवार की ओर बढ़ गई, जहाँ कोई लालच नहीं था, सिर्फ सुकून था। उस दिन आर्यन और प्रिया को समझ आया कि बुजुर्गों की खामोशी उनकी कमजोरी नहीं होती। उन्होंने यह सबक बहुत महंगी कीमत चुकाकर सीखा था। उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं खोई थी, उन्होंने एक माँ का आशीर्वाद खो दिया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।